पीजीटी इंग्लिश रंजीत सिंह वाले में 125 पेज पे 105 क्वेश्चन हो गए थे। आज 106 से आगे चलते हैं। 160वां क्वेश्चन है, कह रहा है लाइन ऑफ वर्स दैट हैज ओनली 5 फीट। ऐसी लाइन जिसमें केवल 5 ही फीट होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऐसी लाइन जिसमें केवल 5 ही फीट होते हैं उसको बोलते हैं पेंटामीटर। क्या बोलते हैं? पेंटामीटर। अलंकारिक भाषण में संभावित आपत्तियों की प्रत्याशा क्या होती है? कह रहा है अलंकारिक भाषण में एंटीसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन। अलंकारिक भाषण में और आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन और संभावित आपत्तियों की प्रत्याशा, पॉसिबल ऑब्जेक्शन प्रत्याशा, और उत्तर देना, और हिटोरिकल स्पोज मतलब अलंकारिक भाषण, RHETO। अलंकारिक भाषण में संभावित आपत्तियों की प्रत्याशा और उत्तर देना क्या कहलाता है? वो बोलता है प्रोलैप्सिस, PROLEPSIS, प्रोलैप्सिस। ए लाइन ऑफ पोइटिक वर्स कॉन्सिस्टेड ऑफ 4 मेट्रिकल फीट, 4 मेट्रिकल फीट जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको टेट्रामीटर बोलते हैं। 5 वाले को पेंटामीटर, TETRAMETR, टेट्रामीटर 4 लाइन वाला। अगला है जिसमें 3 मेट्रिकल फीट पर लाइन में 3 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको भाई बोलते हैं ट्रीमीटर, TRIMETR, ट्रीमीटर बोलते हैं। देखिए सर थॉमस याट साहब ने यदि केवल ओनली फिट है तो मोनोमीटर कहा जाएगा, 2 फीट हैं तो डाईमीटर कहा जाएगा, 3 फीट हैं तो ट्रीमीटर कहा जाएगा, 4 फीट हैं तो टेट्रामीटर कहा जाएगा, 5 फीट हैं तो पेंटामीटर, 6 फीट हैं तो हेक्सामीटर, 7 फीट हैं तो हेप्टामीटर कहा जाएगा। हेप्टामीटर कहा जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, एक छंदात्मक पाद जिसमें एक छोटा यानी तनाव रहित शब्दांश होता है, जिसके बाद एक लंबा यानी तनाव रहित शब्दांश होता है। मतलब एक मेट्रिकल फुट जिसमें पहला छोटा यानी अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस वाला रहता है, इस लेवल वाला, तो उसको बोलते हैं आइम्बस। इम्बस, IAMBUS। पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस्ड, उसको बोलते हैं आइम्बस। 111वां आता है 3 अक्षरों का एक पाद जिसमें एक लंबा अक्षर तनावयुक्त के बाद 2 छोटे अक्षर तनाव रहित। 3 अक्षरों का एक पाद यानी ए फुट ऑफ 3 syllables इन विच 1 लॉन्ग syllable, उसमें एक स्ट्रेस होता है, फिर उसके पीछे 2 शॉर्ट syllables होते हैं अनस्ट्रेस। अनस्ट्रेस के बाद में स्ट्रेस आए तो आइम्बस, और एक स्ट्रेस के बाद में 2 शॉर्ट syllables यानी अनस्ट्रेस आए तो उसको बोलते हैं डैक्टिल। क्या बोलते हैं? डैक्टाइल, DACTYL, डैक्टाइल बोलते हैं उसको। अच्छा, 2 तनाव रहित अक्षरों का एक मेट्रिक पाद क्या होता है? ए मेट्रिकल फुट ऑफ 2 अनस्ट्रेस syllables, 2 तनाव रहित अक्षरों का एक मेट्रिक पाद जो होता है वो होता है पाइरिक। क्या होता है? पाइरिक, PYRRHIC, पाइरिक होता है वो, PYRRHIC। 113वां क्वेश्चन है, क्रम में 3 अक्षरों का एक पाद, क्रम में 3 अक्षरों का एक पाद, ए फुट ऑफ 3 syllables, 3 अक्षरों का एक पाद जो पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, मतलब पहले अनस्ट्रेस्ड यानी तनाव रहित, फिर तनाव सहित स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्फीब्राक, AMPHIBRACH, एम्फीब्राक। 114वां क्वेश्चन है, 3 अक्षरों का एक पाद जो क्रम में आता है, पहले अप्रभावित यानी अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस। देखो जब अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तब 3 ये जब होंगे, 3 सिलेबल्स होंगे तब होगा एम्फीब्राक।
और जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस मतलब यूयूएस, तब इसका हो जाएगा एनापेस्ट। क्या इसको बोलेंगे? एनापेस्ट। एनापेस्ट। 115वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो तनाव वाले अक्षरों का एक मीट्रिक पाथ, ए मेट्रिकल फुट ऑफ टू स्ट्रेस, दोनों तनाव वाले ही हों तो इसको बोलते हैं स्पॉन्डी। SPONDEE, स्पॉन्डी बोलते हैं इसको। 116वां है मेट्रिकल फुट ऑफ टू स्लेबल्स, दो स्लेबल्स का एक मेट्रिकल जिसका होता है स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, पहले स्ट्रेस आए फिर अनस्ट्रेस आए तो इसको बोलते हैं ट्रोची। क्या बोलते हैं? ट्रोची। TROCHEE, ट्रोची बोलते हैं। 117वां है दो अक्षरों का समूह जो इस क्रम का पालन करते हैं, दो अक्षरों का समूह जो स्ट्रेस आ जाए तो फिर हो जाएगा स्पॉन्डी, और दो अगर आ जाए पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस आ जाए तो फिर हो जाएगा ट्रोची। क्या हो जाएगा? ट्रोची। तनाव रहित यानी पहले स्ट्रेस फिर अन तनाव रहित हो जाए, तनाव रहित हो जाए पहले तनाव सहित तो फिर उसको बोलेंगे ट्रोची। 118वां कहता है अव्यक्त आइम्बिक पेंटामीटर की पंक्तियों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए ग्रुप ऑफ टू सिलेबल्स दैट फॉलो द ऑर्डर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, मतलब एक दो सिलेबल्स का वो जो अनस्ट्रेस के बाद में स्ट्रेस आता है तो उसको बोलते हैं रिक्त पद। क्या बोलते हैं? रिक्त पद। रिक्त पद नहीं, उसको बोलते हैं पाइरिक। PYRRHIC, मतलब पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, पाइरिक। 118वां क्वेश्चन है कि अव्यक्त आइम्बिक पेंटामीटर की पंक्तियों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? लाइन्स ऑफ अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर आर कॉमनली नोन एज ब्लैंक वर्स, जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिक्त पद। एक तो वो अनराइम्ड भी हो, आइम्बिक पेंटामीटर में हो तो कॉमनली बोलते हैं ब्लैंक वर्स। देखिए अंग्रेजी भाषा में रिक्त पद का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रयोग विलियम एल ने किया है, विलियम शेक्सपियर ने किया है और मिल्टन ने भी किया। रिक्त पद मतलब ब्लैंक वर्स का, उसमें आइम्बिक पेंटामीटर होता है लेकिन आइम्बिक पेंटामीटर होता है लेकिन राइम कोई नहीं होती तो उसको ब्लैंक वर्ड। तो अंग्रेजी भाषा में ब्लैंक वर्स का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रयोग विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन ने किया है। टेनिसन ने यूलिसिस में किया है द प्रिंसेस, और वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड में किया है, प्रील्यूड में किया है, और टेनिसन ने यूलिसिस यूलिसिस प्रिंसेस PRINCES प्रिंसेस में किया है। 119वां क्वेश्चन है कह रहा दी आइम्बिक पेंटामीटर की तुकांत पंक्तियों की जोड़ी एक बनाती है। आइम्बिक पेंटामीटर की तुकांत पंक्तियों की जोड़ी एक बनाती है। राइम्ड पेयर ऑफ लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, IAMBI, आइम्बिक पेंटामीटर ए पेयर लाइंस। आइम्बिक पेंटामीटर की तुकांत पंक्तियों की जोड़ी एक बनाती है क्या? हीरोइक कपलेट। एक जोड़ा राइम वाली हो और आइम्बिक पेंटामीटर में हो, हीरोइक कपलेट बनाते हैं। सबसे ज्यादा वीरतापूर्ण दो हो, हीरोइक कपलेट का सबसे प्रसिद्ध लेखक ड्राइडन और पोप को माना जाता है। अच्छा 120वां है कौन गाथा मीटर के लगातार उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ बैलेड मीटर? बैलेड मीटर के लिए, गाथा मीटर के लिए उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, लगातार उपयोग के लिए, तो इसको बोलते हैं एमिली डिकिंसन। EMILY, एमिली डिकिंसन, DICKINSO, डिकिंसन, एमिली डिकिंसन। 121वां है व्यंग का एक रूप जो शास्त्रीय महाकाव्य की उच्च वीर शैली को एक तुच्छ विषय पर अनुकूलित करता है। व्यंग का एक रूप जो शास्त्रीय महाकाव्य की उच्च वीर शैली को एक तुच्छ विषय पर अनुकूलित करता है। ए फॉर्म ऑफ सैटायर दैट अडेप्ट्स द एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल ऑफ द क्लासिकल एपिक पोएम टू ट्रिवियल सब्जेक्ट। व्यंग का एक रूप जो शास्त्रीय महाकाव्य की उच्च वीर शैली को एक तुच्छ विषय पर अनुकूलित करता है तो इसको बोलते हैं नकली महाकाव्य यानी मॉक एपिक। ए फॉर्म ऑफ सैटायर that adapts the elevated heroic style of the classical epic poem to trivial subject। 122वां है
1663 से 1678 तक भागों में 1663 से 1678 तक भागों में प्रकाशित ह्यूदी ब्रास्टिक को किसने लोकप्रिय बनाया? ह्यूदी ब्रास्टिक, HUDIBRASTIC, ह्यूदी ब्रास्टिक को किसने लोकप्रिय बनाया? ह्यूदी ब्रास नामक कृति लिखकर अंग्रेजी पद्य रूप ह्यूदी ब्रास्टिक को किसने लोकप्रिय, मतलब 1663 से 1678 तक उसने ह्यूदी ब्रास नामक कृति लिखकर अंग्रेजी पद्य रूप में, मतलब इंग्लिश वर्स फॉर्म में किसने 1663 से 1678 तक ह्यूडी ब्रास्टिक राइटिंग ह्यूदी ब्रास लिख के HUDIBRA ह्यूडी ब्रास लिखकर ह्यूडी ब्रास्टिक को किसने लोकप्रिय बनाया? तो लोकप्रिय बनाया सैमुअल बटलर ने। किसने? सैमुअल बटलर ने। देखिए ह्यूडी ब्रास्टिक HUDIBARASTIC ह्यूडी ब्रास्टिक पद्य का एक कथात्मक हास्यपूर्ण रूप है जो नकली महाकाव्य से संबंधित है और इसमें 8 अक्षर वाली पंक्तियां, 8 अक्षर वाली यानी 8 सिलेबल्स वाली पंक्तियां होती हैं और तुकांत दोहे शामिल होते हैं। 8 अक्षरों वाली पंक्तियां और तुकांत दोहे शामिल हैं। सैमुअल बटलर ने अपनी कविता ह्यूडी ब्रास के लिए इस रूप का आविष्कार किया था। पेंटामीटर के बजाय इनेस को आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया। पेंटामीटर की बजाय इसने किस में लिखा? द लाइन्स वर रिटेन इन आइम्बिक टेट्रामीटर, पेंटामीटर में नहीं, आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई। कविता जो है, कविता का जो स्कीम है वो स्कीम क्या है? हीरोइक वर्स की स्कीम सेम है, AABBCCDD ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन बटलर ने उमोर के लिए अक्सर स्त्रीलिंग कविता का उपयोग किया है। लेकिन बटलर ने जो है अधिकतर फेमेनाइन राइम का उपयोग किया है होमर के लिए, HUMOR। तो ह्यूबी ब्रास कविता लिखकर ह्यूबी ब्रास्टिक एक नया रूप इंग्लिश में प्रकाशित किया, तो सैमुअल बटलर ने। 123वां है फेमेनाइन राइम एंड्स इन फेमेनाइन, स्त्रीलिंग कविता समाप्त होती है तो अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर। स्त्रीलिंग कविता जो होती है, स्त्रीलिंग कविता समाप्त होती है, स्त्रीलिंग जो राइम समाप्त होती है किस पे? अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर। इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग पोयम जो अनस्ट्रेस पे समाप्त हो। देखिए जो पुल्लिंग अंत और स्त्रीलिंग का अंत शब्द छंद शास्त्र में उपयोग किए जाते हैं, मैस्कुलाइन एंडिंग एंड फेमेनाइन एंडिंग जो है प्रोजोडी यानी छंद शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। मैं पुल्लिंग अंत एक पंक्ति को संदर्भित करता है जो तनावग्रस्त है यानी स्ट्रेस सिलेबस के साथ में समाप्त होगा, और स्त्रीलिंग अंत इसका विपरीत है जो तनाव रहित यानी अनस्ट्रेस के साथ में समाप्त होने वाली पंक्ति का वर्णन करता है। 124वां क्वेश्चन है कि द रेप ऑफ लॉक एक नकली वीर कथात्मक कविता है। द रेप ऑफ द लॉक एक नकली वीर कथात्मक कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। बेलिंडा और लॉर्ड बैरन कौन से पात्र हैं? तो बेलिंडा और लॉर्ड बैरन जो हैं ये द रेप ऑफ द लॉक के ही वो हैं, पात्र हैं। तो ये तो 125 हुए। बेलिंडा द रेप ऑफ द लॉक, बेलिंडा द रेप ऑफ द लॉक की नायिका है। लॉर्ड बैरन एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र है जो बेलिंडा का ताला काटता है, कैरेक्टर हु कट्स बेलिंडा लॉक, मतलब बेलिंडा का वो जो लटाएं काटता है, बेलिंडा का लटाएं काटता है बैरन। 126वां है कि एक साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति है जिसका उद्देश्य गंभीर कृतियों के तरीके या भावना का व्यंग्यात्मक चित्रण करके या उनके विषयों के हास्यास्पद उपचार द्वारा हंसी पैदा करना है, तो उसको बोलते हैं बारलेक्स, BURLESQUE। बारलेक्स एक ऐसा है जो साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति है जिसका उद्देश्य गंभीर कृतियों के तरीके या भावना का व्यंग्यात्मक चित्रण करके या उनके विषयों के हास्यास्पद उपचार द्वारा हंसी पैदा करना है, बर्लेस्क। देखिए शब्द बर्लेक्स जो है ये
इटालियन शब्द बारलेस्को से आया है, BURLESCO, बारलेस्को से निकला है, जो बदले में इटालियन बरला से निकला है। ये इटालियन बरला BURLA। देखो, बर्लेस्क्यू जो शब्द आया है, जो साहित्यिक, नाटकीय व संगीतमय कृति है जिसका उद्देश्य गंभीर कृतियों के तरीके या भावना का व्यंग्यात्मक चित्रण करके या उनके विषयों के हास्यास्पद उपचार द्वारा हंसी पैदा करना है बर्लेस्क। तो बर्लेक्स इटालियन शब्द बारलेस्को से निकला है, BURLESCO, और बारलेस्को बरला से निकला है, और जिसका अर्थ होता है एक मजाक, उपहास या मजाक, जोक, रिडिक्यूल, RIDUCUL, रिडिक्यूल को और मॉकरी। साहित्यिक बर्लेस्क के उदाहरण जैसे अलेक्जेंडर पोप द रेक ऑफ द लॉक और सैमुअल बटलर का हुडीब्रास, ये हुडीब्रास भी आ जाता है बर्लेस्क के अंतर्गत, मजाक। 127वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य में, इन इंग्लिश लिटरेचर में, जो शोक गीत होता है वो गंभीर चिंतन की कविता है जो आमतौर पर मृतकों के लिए विलाप होती है। देखो, एलेजी सही है, इलोजी नहीं, EULOGY। इलोजी मीन्स होता है स्तुति करना, किसी की स्तुति करना, लिरिक माने गीत और ओड माने तो जानते ही ओड, तो एलेजी सही है। 128वां क्वेश्चन है, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग किसके द्वारा लिखा गया है? एक ऐसा गीत जो पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया, तो उसको बोलते हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इसको लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 129वां क्वेश्चन है, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड 1750 में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? थॉमस, एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये लिखा गया थॉमस ग्रे के द्वारा। 130वां है क्वेश्चन, इन मेमोरी ऑफ WB ईट्स नामक शोक गीत किसने लिखा है? तो इन मेमोरी ऑफ WB ईट्स नामक शोक गीत लिखा है WH एडन ने। किसने लिखा है? WH एडन ने लिखा है इन मेमोरी ऑफ WB ईट्स। अच्छा, 131वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर शोक गीत ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखा था? तो वाल्ट हिटमैन ने लिखा था। किसने लिखा था? वाल्ट हिटमैन ने। महाकाव्य कविताओं के ओशियन चक्र, 132वां क्वेश्चन है, जो महाकाव्य कविताओं के ओशियन चक्र, OSSIAN, ओशियन साइकिल ऑफ इपिक पोएम्स, महाकाव्य कविताओं के ओशियन चक्र के अनुवादक के रूप में किसे जाना जाता है? ट्रांसलेटर ओशियन साइकिल ऑफ इपिक पोएम्स का कौन जाना जाता है? महाकाव्य कविताओं के ओशियन, OSSIAN, ओशियन माने उड़ीसा चक्र के में जाना जाता है जेम्स मैकफरसन को, MECPHERSON, जेम्स मैकफरसन को जाना जाता है। देखिए, जेम्स मैकफरसन जो हैं 1736 में जन्मे और 1776 में इनकी मृत्यु हुई। 1776 में इनकी मृत्यु हुई। एक स्कॉटिश लेखक, कवि, साहित्यिक संग्रहकर्ता और राजनीतिज्ञ थे जिन्हें महाकाव्य कविताओं के ओशियन चक्र के अनुवादक के रूप में जाना जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति करने वाले पहले स्कॉटिश कवि थे। 133वां क्वेश्चन है, सर वाल्टर स्कॉट थे। सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो क्या थे? तो सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो स्कॉटलैंड के हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे। क्या थे? आयरिश जो थे, मतलब स्कॉटलैंड के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। कौन? सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो 1771 में जन्मे थे। 1832 में इनकी मृत्यु हुई। एक स्कॉटिश ऐतिहासिक उपन्यासकार, कवि, नाटककार और इतिहासकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में, अब उनकी जैसे सर वाल्टर स्कॉट की रचनाएं जैसे हैं, किनको शामिल? इवान हो को शामिल कर सकते हो, IVANHOE, इवान हो को शामिल कर सकते हो। रॉब राय, ROBROY, रॉब राय को शामिल कर सकते हो। वेवरली ओल्ड मैटरलिटी, वेवरली WAVERLEY, वेवरली को शामिल कर सकते हो। ओल्ड मैटरलिटी को, MORTALITY, ओल्ड मैटरलिटी को शामिल कर सकते हो। अच्छा, ओल्ड मैटरलिटी का एक और भी है, द टेल ऑफ ओल्ड मैटरलिटी भी कहा जा सकता है। द हार्ट ऑफ मिड लेथियन को भी शामिल कर सकते हो। द हार्ट ऑफ मिड लोथियन, LOTHIN, द हार्ट ऑफ मिड लोथियन।
और द ब्राइड ऑफ लैमर मूर को भी शामिल कर सकते हो, द ब्राइड ऑफ लैमर मूर, ये जो है लैमर मूर को भी शामिल कर सकते हो, ब्राइड ऑफ लैमर मूर उपन्यास। और इनकी जो कथात्मक कविताएं हैं यानी नैरेटिव पोएम है, जो सर वाल्टर जो है उनकी कविताएं भी हैं सर वाल्टर स्कॉट की, जैसे एक नैरेटिव पोएम है द लेडी ऑफ द लेक एंड मैरीमियम, द लेडी ऑफ द लेक एंड मैरीमियम जैसी कथात्मक कविताएं भी हैं। और ये स्कॉटलैंड का हिस्टोरिकल उपन्यासकार है। इसने जैसे लिखा है, हमने बताया आपको, इवान हो, IVANHO, इवान हो, रॉब राय, वेवरली, ओल्ड मेटर्निटी यानी द टेल ऑफ ओल्ड मेटर्निटी, द हार्ट ऑफ मिड लोथियन, द ब्राइड ऑफ लैमर मूर, ये जो हैं उपन्यास हैं। और द लेडी ऑफ द लेक ये भी है, और मार्बियन जैसी कथात्मक कविताएं। द लेडी ऑफ द लेक जो है ये मार्मियन, द लेडी ऑफ द लेक एंड मार्मियन जो है ये कथात्मक कविताएं हैं, नैरेटिव पोएम। 134वां क्वेश्चन कह रहा है कि गद्य व्यंग गुलीवर की यात्राएं, गुलीवर्स ट्रेवलर्स जो है प्रोज सैटायर है, व्यंग है, गद्य व्यंग गुलीवर की यात्राएं या दुनिया के कई सुदूर देशों की यात्राएं, गुलीवर्स ट्रेवल्स या ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सिदूर, रिमोट माने दूर, सिदूर REMOT, सिदूर देशों की यात्राएं 4 भागों में है। ये क्या है? लेम्युअल गुलियर द्वारा लिखित पहले एक सर्जन और फिर कई जहाजों के कप्तान के लिए कौन जाना जाता है। मतलब गद्य व्यंग जो है गुलीवर की यात्राएं या दुनिया के कई सुदूर देशों की यात्राएं, गुलीवर ट्रेवल्स या ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ वर्ल्ड, तो 4 भागों में, इन 4 पार्ट्स में है ये। लेम्युअल गुलीवर द्वारा लिखित पहले एक सर्जन और फिर कई जहाजों के कप्तान के लिए बताई गई है बात, तो वो कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं, जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? जोनाथन। हु इज नोन फॉर द प्रोज सैटायर, कौन जाना जाता है प्रोज सैटायर? गुलीवर्स ट्रेवल्स, गुलीवर के ट्रेवल्स और ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशन ऑफ वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लेमुअल गुलीवर, फर्स्ट ए सर्जन एंड देन ए कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स, तो जोनाथन स्विफ्ट। 100 देखो, जोनाथन स्विफ्ट जो हैं 1667 में जन्मे और 1745 में इनकी मृत्यु हुई जोनाथन स्विफ्ट की। एक एंग्लो आयरिश व्यंग्यकार, निबंधकार, कवि और एंग्लिकन पादरी थे। आयरिश व्यंग्यकार, निबंधकार, कवि और एंग्लिकन पादरी थे जो डबलिन के सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के डीन बन गए। डबलिन के सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के डीन बन गए, इसीलिए उनका सामान्य उपनाम डीन स्विफ्ट है। डबलिन के पैट्रिक कैथेड्रल के डीन बन गए, इसीलिए उनका जो है कॉमन सॉब्रिक्यूट यानी उपनाम जो है डीन स्विफ्ट है, डीन स्विफ्ट है। गुलिवर्स ट्रेवलर्स उनकी सबसे प्रसिद्ध पूर्ण लंबाई वाली रचना है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज हिज बेस्ट नोन, ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था गुलिवर ट्रेवल्स को, तो ये उनकी सब बेस्ट नोन फुल लेंथ वर्क, पूर्ण लंबाई की रचना, और अंग्रेजी साहित्य का एक क्लासिक है एंड ए क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिक है। स्विफ्ट ने दावा किया कि उन्होंने गुलिवर्स ट्रेवल्स को दुनिया को विचलित करने के बजाय उसे परेशान करने के लिए लिखा था। स्विफ्ट क्लेम्ड दैट ही रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स टू वेक्स द वर्ल्ड रेदर देन डिवर्ट इट, मतलब दुनिया को जो है विचलित करने की बजाय उसे परेशान करने के लिए लिखा था। तो ये है जोनाथन स्विफ्ट। 135वां क्वेश्चन है, 135वां क्वेश्चन कह रहा है कि द टेल ऑफ ए टब, TUB, ए टेल ऑफ द टब 1704 और द बैटल ऑफ द बुक्स 1704 लोकप्रिय पुस्तकें हैं। ये किसकी पुस्तकें हैं? ये जोनाथन स्विफ्ट की हैं। द टेल ऑफ ए टब या द बैटल ऑफ द बुक्स, ये किसकी हैं? जोनाथन स्विफ्ट की। देखिए, थॉमस कार्लाइल ने अपनी किस रचना में तर्क दिया कि महान व्यक्ति के कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? थॉमस कार्लाइल ने अपनी किस रचना में तर्क दिया
कि महान व्यक्ति के कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा दावा किया कि विश्व का इतिहास महान व्यक्तियों की जीवनी मात्र है। मतलब थॉमस कार्लाइल ने अपनी किस रचना में तर्क दिया? थॉमस कार्लाइल, CARLYLE, कार्लाइल ने अपनी किस रचना में तर्क दिया कि महान व्यक्ति के कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा दावा किया कि विश्व का इतिहास महान व्यक्तियों की जीवनी मात्र है। जीवनी मात्र है। तो वो उनका जो कार्य है उसका नाम है ऑन हीरोज, हीरो वॉरशिप एंड दी हीरोइक इन हिस्ट्री, 1841 में आया। नायकों, नायक पूजा और इतिहास में वीरता पर, ऑन हीरोज, हीरो वॉरशिप एंड दी हीरोइक इन हिस्ट्री। नायकों, नायक पूजा और इतिहास में वीरता पर। देखिए, थॉमस कार्लाइल जो 1795 में जन्मे और 1881 में इनकी मृत्यु हो गई। थॉमस कार्लाइल की एक स्कॉटिश इतिहासकार, व्यंग्य लेखक, निबंधकार, अनुवादक, दार्शनिक, गणितज्ञ और शिक्षक थे। व्यंग्य लेखक, निबंधकार, अनुवादक, दार्शनिक, गणितज्ञ और शिक्षक थे थॉमस कार्लाइल। 1795 में, 1881 में जन्मे। तो उनकी एक रचना आई ऑन हीरोज, हीरो वॉरशिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, 1841 में। तो उसमें इन्होंने लिखा कि विश्व का इतिहास महान व्यक्तियों की जीवनी मात्र है। तो ये हो गया। अगला है 137वां क्वेश्चन, कि कह रहा है कि किसकी कृतियों में द फ्रेंच रेवोल्यूशन ए हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन ए हिस्ट्री, 3 खंड वॉल्व, VOLS 3 वॉल्व्स, 1837 में, एंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिच और हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक ऑफ फ्रांसिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ फ्रांसिया, और जिसको पुकारा जाता है कॉल्ड फ्रेडरिक द ग्रेट, 6 खंड में शामिल है। मतलब किसकी कृतियों में द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? ए हिस्ट्री, 3 वॉल्व्स, और दी है द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ पर्शिया, कॉल्ड फ्रेडरिक द ग्रेट, 6 वॉल्व्स। कौन है? तो वो है थॉमस कार्लाइल। कौन है? थॉमस कार्लाइल। 138वां क्वेश्चन है, 138वां है, थॉमस कार्लाइल के उपन्यासकार सर्टोर रेसार्टस शीर्षक का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल सर्टोर रिसार्ट्स, ए नॉवेल बाई थॉमस कार्लाइल? थॉमस कार्लाइल का एक जो उपन्यास है सर्टोर रिसार्टस, SART और सर्टोर रिसार्टस, तो थॉमस कार्लाइल का उपन्यास है। तो शीर्षक का क्या नाम? तो इसका शीर्षक जो है आप सभी जानते हो, इसका शीर्षक जो है वो है द टेलर रीटेलर्ड, द टेलर रीटेलर्ड, द टेलर TAILOR, टेलर रीटेलर्ड है। 139वां है, क्वेश्चन नंबर 139वां है कि 20वीं सदी के किस अंग्रेजी उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और आलोचक को उनके स्पष्ट गद्य, तीखी सामाजिक आलोचना, अधिनायकवाद के विरोध और लोकतांत्रिक समाजवाद के मुख्य समर्थन के लिए जाना जाता है? 20वीं सदी के किस अंग्रेजी उपन्यासकार, इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेस्ट, जर्नलिस्ट, किस अंग्रेजी उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और आलोचना को उनके स्पष्ट गद्य, तीखी सामाजिक आलोचना, अधिनायकवाद के विरोध, अधिनायकवाद के अपोजिशन टू टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, TOTALITARIANISM, तो अधिनायकवाद के विरोध और लोकतांत्रिक समाजवाद के मुखर समर्थन के लिए जाना जाता है? तो वो है जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल साहब। ये अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, पत्रकार हैं, आलोचक हैं, और स्पष्ट गद्य, तीखी सामाजिक आलोचना, अधिनायकवाद के विरोध भी हैं, अपोजिशन टू टोटलिटेरियनिज्म, आउट स्पोकन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और बहुत ही इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के मुखर समर्थक हैं, आउट स्पोकन सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक। तो जॉर्ज ऑरवेल। देखिए, एरिक आर्थर ब्लेयर,
इसमें नोट दिया गया है, एरिक आर्थर ब्लेयर को ही जाना जाता है, उनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल। वाह, ERIC, एरिक आर्थर, ARTHU, आर्थर ब्लेयर BLAIR। तो एरिक आर्थर ब्लेयर जो 1903 में जन्मे और 1950 में जिनकी मृत्यु हुई, 1903 में जन्मे 1950 में मृत्यु हुई, तो उनके कॉलम नेम, उनका जो नाम है ना, पेन नेम है, वही तो जॉर्ज ऑरवेल। इनका असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। वे अंग्रेजी उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और आलोचक थे। 140वां क्वेश्चन है, किस लेखक को उनके पेन नाम, किस लेखक को उनके पेन नाम जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जाना जाता है? तो वही है एरिक आर्थर ब्लेयर। 141वां है, कौन रूपक उपन्यास एनिमल फार्म 1945 और डाइस्टोपियन उपन्यास 1984 1949 में जो आया के लिए जाना जाता है? रूपक अलंक उपन्यास, एलिगोरिकल नोवेला, एनिमल फार्म 1945 और डिस्टोपियन नॉवेल, डिस्टोपियन नॉवेल मतलब डाइस्टोपियन उपन्यास 1984 1949 में जाए, ये जॉर्ज ऑरवेल का ही था। 142वां क्वेश्चन है, कौन इस कहावत के लिए प्रसिद्ध है, सभी जानवर समान हैं लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं? 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे, 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे, यानी all animals are equal but some animals are more equal than others. 4 legs good, 2 legs bad, 4 legs good, 2 legs better. 4 legs good, 2 legs better, 4 legs good, 2 legs bad। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का ही तो ये है, और ये उपरोक्त पंक्तियां एनिमल फार्म का ही तो हिस्सा है। 143वां है, रिक्त पद के प्रयोग के लिए, यानी ब्लैंक वर्स के प्रयोग के लिए, ब्लैंक वर्स के प्रयोग के लिए आलोचनात्मक कुख्यात प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कुख्यात मतलब क्रिटिकल नोटेरिटी उनको मिली। आलोचनात्मक कुख्यात प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो एलिजाबेथ युग के लिए मानक बन गया, जो एलिजाबेथ ब्लैक वर्स के प्रयोग के लिए आलोचनात्मक रूप से कुख्यात होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो एलिजाबेथ युग के लिए मानक बन गया। आलोचकों ने बाद में इसे माइटी लाइन कहा। पहले तो ब्लैक वर्स के प्रयोग के लिए आलोचनात्मक रूप से कुख्यात होने वाले थे, फिर एलिजाबेथ युग के लिए मानक ये बन गया, आलोचकों ने बाद में इसको माइटी लाइन कहा। तो क्रिस्टोफर मार्लोवे ही थे। ये कौन था? क्रिस्टोफर मार्लोवे, हु वॉज द फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल नोटोरिटी फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स के लिए यूज किया गया, ये ब्लैंक वर्स के यूज के लिए कुख्यात प्रयोग किया, विच बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर एलिजाबेथन एरा, और वही ब्लैंक वर्स एलिजाबेथन एरा में स्टैंडर्ड मानक बन गया। क्रिटिक्स बाद में इसको जो है माइटी लाइन बताई। पहले इनकी बुराई की गई ब्लैंक वर्स के यूज के लिए, लेकिन फिर बाद में इसको माइटी लाइन बताया गया। तो ये कौन यूज किया? तो क्रिस्टोफर मार्लोवे। देखिए, क्रिस्टोफर मार्लोवे, जिन्हें किट मार्लो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? किट मार्लो। 1564 में इनका जन्म हुआ किट मार्लो का, और 1593 में इनकी मृत्यु। एलिजाबेथ युग के एक अंग्रेजी नाटककार, कवि और अनुवादक थे। 144वां है, त्रासदियों के लिए कौन जाना जाता है? हु इज नोन फॉर द फॉलोइंग ट्रेजेडीज। इन त्रासदियों के लिए कौन जाना जाता है? जैसे पहली त्रासदी है डीडो, कार्थेज की रानी, डीडो DID, क्यून ऑफ कार्थेज, CARTHAG, कार्थेज। ये लगभग 1585 से 87 के बीच में आया। दूसरी ट्रेजेडी है टेम्बूरलेन भाग फर्स्ट, 1587 में आया, और भाग सेकेंड 1587 से 88 तक आया, टेम्बूरलेन। तीसरी है माल्टा, ज्यू ऑफ माल्टा, माल्टा के यहूदी, ये 1589 से 90 के बीच में आई। डॉक्टर फास्टस, ये भी ट्रेजेडी है, 1588 से 1592 के बीच में आई। एडवर्ड द्वितीय, लगभग 1592 में। तो ये सारी ट्रेजेडी हैं, एडवर्ड द्वितीय, डॉक्टर फास्टस, द यू ऑफ माल्टा, टेम्बूरलेन, टेम्बूरलेन, TAMBURLAINE, टेम्बूरलेन। फर्स्ट पार्ट आया 1587 में, सेकेंड आया 87 से 88। डीडो, कार्थेज की रानी जिसको बोलते हैं, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ये
क्रिस्टोफर मार्लोवे ने सब लिखी है। 145वां और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसकी दी व्हाइट डेविल, एक रचना है दी व्हाइट डेविल जो लगभग 1609 या 1612 के बीच में लिखी गई। दूसरी रचना है दी डचेस ऑफ माल्फी, दी डचेस ऑफ माल्फी जो 1612-13 में लिखी गई, प्रकाशित हुई 1623 में। तो दी व्हाइट डेविल और दी डचेस ऑफ माल्फी को आमतौर पर शेक्सपियर के अलावा 17वीं सदी की सर्वोपर अंग्रेजी त्रासदियों के रूप में जाना जाता है। मतलब दी व्हाइट डेविल 1609 लगभग 1612 और दी डचेस ऑफ माल्फी 1612-13 प्रकाशित हुई 1623 में, आमतौर पर शेक्सपियर के अलावा, मतलब शेक्सपियर के अलावा 17वीं सदी की सर्वोपरि अंग्रेजी त्रासदियों के रूप में माना जाता है। तो ये रचनाएं हैं जॉन बेवेस्टर की, तो इनको बहुत ही माना जाता है शेक्सपियर को छोड़ के। जॉन बेवेस्टर 1580 में जन्मे, 1632 में ख़त्म हुए। 1580 में जन्मे, 1632 में ख़त्म हुए। एक अंग्रेजी जैकोबियन नाटककार थे, एक अंग्रेजी जैकोबियन नाटककार थे जो अपनी त्रासदीपूर्ण कृतियों दी व्हाइट डेविल और दी डचेस ऑफ माल्फी के लिए जाने जाते हैं। तो ये तो हुआ 145 तक आज का वीडियो। बार बार देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज़।